अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। बच्चे, आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। हमने एडजेक्टिव्स की डिग्री पढ़ी थी, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, राइट। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 44 से, जहाँ पर आपके पास है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जिन बच्चों के पास बुक्स अभी नहीं खुली हुई वो प्लीज़ जाके अपनी बुक का पेज नंबर 44 खोल लें और आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो ऑर्डर कैसे एडजेक्टिव का फाइंड आउट करते हैं और वो किस तरीके से लिखा जाता है, ये सब कुछ आज हम आज की क्लास में सीखेंगे। So when multiple adjectives are used to describe a noun, they generally follow a specific order. तो जब भी आपने किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना होता है ना, तो आप किससे डिस्क्राइब करते हैं? एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं। तो एडजेक्टिव्स कभी कभार एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब भी आपके पास एडजेक्टिव्स एक से ज़्यादा होंगे ना, तो उस टाइम पर उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। उस ऑर्डर के अंदर जो है एडजेक्टिव्स को लिखा जाता है कि पहले हम क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर हम क्वालिटी पर आएंगे, फिर हम साइज़ की बात करेंगे, ठीक है, फिर शेप की, फिर एज की, फिर कलर की, फिर नेशनैलिटी की और फिर मटीरियल की। तो ये एक पूरा पूरा ऑर्डर है जिसको फॉलो किया जाता है और आपको भी ये आना चाहिए। इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है और अगर नहीं भी आता तो उसके अलावा अपनी राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते वक्त भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से एडजेक्टिव को पहले लिखा जाएगा। तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्वांटिटी को मेंशन करना होता है। देखें, जब भी क्वांटिटी मेंशन हो रही है वो ऐसे आ की फॉर्म में भी हो सकती है, अ बुक, ठीक है, या फिर एन की फॉर्म में भी हो सकती है, वो भी क्वांटिटी ही बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर आपके पास आ और एन आ रहे हैं ना, वो भी आपको क्वांटिटी ही बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना, अ बुक या फिर एन एप्पल, ये कोई भी इस तरीके से बात हो रही है तो तब भी क्या है, वो क्वांटिटी ही बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले आएगा। फिर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कोई भी नंबर हो सकता है। जब भी किसी चीज़ की क्वांटिटी बताई जा रही है तो वो सबसे पहले एडजेक्टिव के अंदर वो लिखी जाएगी। फिर आती है क्वालिटी। फिर क्वालिटी जिसको आप ओपिनियन भी कह सकते हैं। तो जब आपका ओपिनियन है कि वो कैसी चीज़ है, अच्छी है, बुरी है, उसकी कोई भी क्वालिटी जो है वो आप उसके बाद मेंशन करेंगे। अब बेस्ट, जो भी आप कह सकते हैं, आ तो नहीं यूज़ करेंगे फिर हम तब, ठीक है। जो भी आप चीज़ इस्तेमाल करें हैं उसके लिए बात करें तो बेस्ट है, गुड है, स्टैंडर्ड है, बैड है, टेरेबल है, कोई भी चीज़ है। अब उसकी अच्छाई या बुराई जो है वो उसकी क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी सेकंड नंबर पर आती है। फिर थर्ड नंबर पे आता है उसका साइज़। अब उसका साइज़ कैसा है, वो फ्लैट है, ओवल है, स्क्वायर है, वो क्या शेप में है, ठीक है। तो जो भी उसकी शेप होगी, जो भी उसका साइज़ होगा, वो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या आती है, फिर शेप आती है, ठीक है। सॉरी, साइज़ के अंदर ना इन्होंने यहाँ पे सारे शेप वाली चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे बिग है, स्मॉल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। इसको बुक में करेक्ट कर ले बच्चों, ठीक है। साइज के अंदर ये चीजें आती हैं, ये राउंड वगैरह, ये सारी चीजें जो है ना, ये शेप में आएंगी, ठीक है। आई होप ये विजिबल हो रहा होगा जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पे। अगर ये विजिबल नहीं हो रहा तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं फिर उसके लिए डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करूँ, ठीक है। अच्छा, तो अगर इसको हम रेज करके मैं दोबारा आपको बता देती हूँ मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको कि साइज़ की जब हम बात करेंगे ना तो उसमें हम ये सारी चीज़ें नहीं लिखेंगे। इसकी जगह हम बिग, स्मॉल, लॉन्ग, लार्ज, या कुछ भी शॉर्ट, इस तरह के वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है, साइज के लिए। फिर आता है शेप। शेप के अंदर आपकी सारी चीज़ें आ रही होंगी। स्ट्रेट है, राउंड है, स्क्वायर है, ओवल है, जो भी आपके पास उसकी चीज़ आ रही है, ठीक है। फ्लैट है, जो भी आ रहा है वो सब कुछ इसके अंदर आप लिख सकते हैं, ओके। फिर आता है एज। अब एज क्या है, वो ओल्ड है, यंग है, न्यू है, एंशियंट है, यूथफुल है, वो जितनी भी चीज़ें आ रही होंगी ना वो आप इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। चाहे वो ओल्ड है, चाहे वो यंग है, न्यू है, एंशियंट है, यूथफुल है, वो सब कुछ आपकी 5वें नंबर पर आएगी, एज, ओके। फिर छठे नंबर पे आता है कलर। अब उसका कलर आप लिखेंगे कि वो क्या है, वो रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ब्लैक कलर है, कोई भी कलर हो सकता है। तो आप कलर को इसके बाद मेंशन करेंगे। फिर उसकी नेशनैलिटी या ओरिजिन आ जाता है कि वो कहाँ से बिलोंग करती है। वो अमेरिकन है, वो जापानीज़ है, वो ब्रिटिश है, वो ताइवान की है, वो कनाडा की है, स्पेनिश की, जहाँ की भी है, पाकिस्तानी है, कुछ भी। तो जो नेशनैलिटी है वो 7th नंबर पर आ रही है। फिर उसके बाद आपके पास आता है मटीरियल, ठीक है। लास्ट में मटीरियल आएगा कि वो किस चीज़ से बनी हुई है। क्या वो वुडन है, प्लास्टिक है, ग्लास की है, ब्रास की है, मेटल की है, किस चीज़ की वो चीज़ है, ठीक है। तो जब भी आपने किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करना है, कोई भी एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो आप ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हुए ही आप अपने एडजेक्टिव्स को लिखेंगे, ओके। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। शी बॉट 3 ब्यूटिफुल स्मॉल एंटीक फ्रेंच सिल्वर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सॉरी प्लेट्स,
ठीक है, अब वो क्या है, उसने जो चीज़ें खरीदी हैं उसमें कौन कौन से एडजेक्टिव इस्तेमाल हुए हैं? 3, ब्यूटिफुल, स्मॉल, एंटीक, फ्रेंच, सिल्वर, और उसके बाद क्या है? ऑर्नामेंटल प्लेट्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर हमें शो हो रही हैं कि इस तरीके से आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। ओके, तो अब आप देख लेते हैं, अब हमारे पास ना कुछ, अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इतने सारे एडजेक्टिव्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, ये इस तरीके से लिख तो दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से, ओके मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही? इज इट क्लियर नाउ? मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? आप अच्छा, तो अब जो मैं आपको कह रही थी कि यूजुअली हम ना इतने सारे एडजेक्टिव्स इकट्ठे एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, इनमें से हम 2 या 3 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करे होंगे, या मोस्ट ऑफ द टाइम्स 1 या 2 इस्तेमाल करे होंगे, तो उसका जो सीक्वेंस है वो बनाना बहुत आसान होता है। लेकिन क्योंकि आपके पास अगर ढेर सारे भी आ जाए तो आपको पता होना ज़रूरी है कि आपने उसका सीक्वेंस कैसे बनाना है। ठीक है, ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। अब इस एक्सरसाइज आपके सामने बुक खुली हुई है, आप ऊपर से इसको भी देख सकते हैं, चार्ट को भी, और आप एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं। तो अभी आप ये देखें, जो पहला सेंटेंस है मैं आपसे 1 बाय 1 सेंटेंसेस पूछूंगी, और आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास, कि आप उस सेंटेंस को देखें और उसका करेक्ट ऑर्डर लिखकर भेजें, क्या वो करेक्ट है या नहीं है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या दी हुई है? पहले रीड दीज सेंटेंसेज एंड रीराइट दीज विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। तो आपके पास जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने क्या करना है, आपने करेक्ट ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए इनको लिखना है। और करेक्ट ऑर्डर क्या है? करेक्ट ऑर्डर ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर क्वालिटी बताएंगे, फिर साइज, फिर शेप, फिर एज, फिर कलर, फिर नेशनैलिटी, और फिर मटीरियल। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फातिमा, आई होप क्लियर हो गया होगा अब। अच्छा, अली सॉ अ कैट ब्लैक स्मॉल। अब आप बताएं कि इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसके अंदर पहले तो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि इसमें कौन कौन से एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि अ, ठीक है, वो तो हमें पता है कि वो शुरू में आ गया। ठीक है, फिर हमें बस कैट, जो कि कैट क्या है? नाउन, जिसको सबसे एंड पर आना चाहिए, राइट। फिर क्या है? ब्लैक है और स्मॉल है। तो अब आप किस तरीके से इसको लिखेंगे? अली सॉ अ स्मॉल ब्लैक कैट, ये हमारे पास एक ऑप्शन, एक आंसर आया है। अली सॉ अ स्मॉल ब्लैक कैट, ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखना था, अब हम देखें, हम वापस उस पर ऑर्डर पे चले जाते हैं कि ऑर्डर क्या था हमारे पास। ये देखें, अली सॉ अ कैट ब्लैक स्मॉल, सबसे पहले तो क्वांटिटी आ गई, एक कैट है ना, तो सबसे पहले आ गया। फिर ठीक है, फिर क्या आता है? फिर उसका साइज आ रहा है, स्मॉल है, बिग है, साइज है। ठीक है, तो फिर क्या है? स्मॉल आ गया। फिर क्या आता है? कलर आपका छठे नंबर पर आ रहा है, तो लेकिन क्योंकि एंड पर इसमें से आएगा अ स्मॉल ब्लैक कैट। अली सॉ अ स्मॉल ब्लैक कैट, ये राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड शफक एंड कायनात, मोइज, और बाकी जिन बच्चों ने आंसर ठीक किया है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड है, आई बॉट अ लेदर न्यू बैग। आई बॉट अ लेदर न्यू बैग। अब हमें पता है कि मटेरियल कहाँ आता है, नंबर, क्वांटिटी कहाँ आती है, और उसकी जो एज है जिसमें आप कह सकते हैं वो कहाँ आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपने बतानी है। तो इसको किस ऑर्डर में लिखेंगे? आई बॉट अ न्यू लेदर बैग, वेरी गुड। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चों ने ठीक आंसर भेजा है। मोइस का आंसर है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का आंसर है, समन का है, और बुशरा का भी आंसर। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का है, मैं नाम सब बच्चों को नहीं ले पा रही। तो यहाँ पर क्या होगा? आई बॉट अ न्यू लेदर बैग। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है, वी हैड अ डिलीशियस इटालियन होम मेड डिनर। वी हैड अ डिलीशियस इटालियन होम मेड डिनर। अब आप मुझे बताएं कि इसमें किस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए हैं। वी हैड, सेंड योर आंसर। ठीक है, लेदर बैग वाला तो हमारा आंसर हो गया ना बच्चों। अब लेट्स मूव टू द थर्ड आंसर। ठीक है, वी हैड अ डिलीशियस होममेड इटालियन डिनर। वी हैड अ डिलीशियस होममेड इटालियन डिनर, ओके, ठीक है, वी हैड अ डिलीशियस होममेड इटालियन डिनर। यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, सब बच्चों का आंसर ठीक है। ठीक है, डिलीशियस और होममेड दोनों साथ आएंगे क्योंकि दोनों क्या है? ये आपके ओपिनियन है, ये क्वालिटी के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? आपने बाकी चीजें उसको लिख देनी है। सही है। शफक वोर अ रेड सिंधी ब्यूटिफुल ड्रेस। शफक वोर अ रेड सिंधी ब्यूटिफुल ड्रेस। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे? शफक वोर अ रेड सिंधी ब्यूटिफुल ड्रेस।
Shafaq wore a beautiful red Sindhi dress. Very good. Shafaq wore a beautiful red Sindhi dress. Very good. अच्छा फातिमा, मेरा ख्याल है आपने इसमें से अच्छा लिखा है, आपने आ लिखा है लेकिन वो वोर के साथ आ गया था, ठीक है, ओके। शफक वोर अ ब्यूटीफुल रेड सिंधी ड्रेस। ओके मोइज़, सेम मिस्टेक करें कि आप उनके आंसर को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे, जो सब बच्चे वोर के साथ ही आ लिख रहे हैं। शफक वोर अ ब्यूटीफुल रेड सिंधी ड्रेस, ठीक है, वेरी गुड। आ पहले आ जाएगा, ब्यूटीफुल आएगा, फिर उसके बाद सिंधी ड्रेस आएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन जो है वो एंड पर आ रहा है इस सिचुएशन के अंदर। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक। I am waiting for the answer. It was an old interesting book. Okay, interesting क्या है वैसे? अगर आप देखें इन सब चीज़ों के अंदर से, क्या वो क्वांटिटी है, क्या वो क्वालिटी है, क्या साइज है, शेप है, एज है, कलर है, नेशनलिटी है, या मटेरियल है? तो अब आप खुद देखें, क्वालिटी है, यस। तो अगर वो लिखा हुआ है इसी ऑर्डर के अंदर तो वो ठीक भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई चीज़ आपको चेंज करनी पड़े। तो आप क्या करेंगे? इट वॉज एन ओल्ड इंटरेस्टिंग बुक, या फिर इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक। आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ को ठीक करना पड़े। इट वॉज एन ओल्ड इंटरेस्टिंग, अब देखिए ओल्ड क्या है, ओल्ड आपके पास एज आ रही है, ठीक है, इसके बाद तो ओपिनियन कहीं रह ही नहीं गया, अब ओपिनियन आपका सबसे पहले आ रहा था, ठीक है। तो आपने किस तरीके से लिखेंगे? इट वॉज एन इंटरेस्टिंग ओल्ड बुक, द वे इट इज रिटन आप इसको इसी तरीके से रहने देंगे, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ही लिव्स इन अ मॉडर्न स्पेनिश बिग विला। He lives in a modern Spanish big villa. I am waiting for your response, everybody. He lives in a big modern Spanish villa. Okay. He lives in a modern big Spanish villa. Okay. He lives in a modern big Spanish villa. Okay. तो दो तरह के वेरिएंट हमारे पास आ रहे हैं, एक में आ रहा था मॉडर्न बिग और एक में आ रहा है बिग मॉडर्न। तो आप लोग किसके साथ जाएंगे? अब आप पहले फिर से मैं आप लोगों को दोबारा उस पर लेके जाती हूँ, आप खुद एक दफ़ा देख लें कि कहाँ गलती कर रहे हैं। अब देखें मॉडर्न क्या है, उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो मॉडर्न पहले होना चाहिए या बिग? बिग साइज है उसका, साइज और क्वालिटी में आपने खुद डिसाइड करना है कि पहले क्या चीज़ आएगी। तो फिर ही लिव्स इन अ मॉडर्न बिग स्पेनिश विला, ठीक है, ये आंसर ठीक होगा। मॉडर्न पहले आएगा, बिग बाद में आएगा, ठीक है। He lives in a modern big Spanish villa. Okay, everybody. ये किसको बर्थडे विश की जा रही है? ईमान, क्लास हो रही है, बच्चे क्लास पे फोकस करें। ओके, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है? द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट मैथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट मैथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? द स्टूडेंट सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। अब डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स क्या है? एक ही बात है। द स्टूडेंट्स सॉल्व्ड अ डिफिकल्ट मैथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ओके, द स्टूडेंट सॉल्व्ड अ कॉम्प्लेक्स मैथ प्रॉब्लम। ओके, द स्टूडेंट सॉल्व्ड अ कॉम्प्लेक्स a difficult complex math problem. The student solved a difficult complex math problem. ठीक है, the student solved a difficult complex math problem. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या? We visited an ancient historic castle. We visited an ancient historic castle. तो आप इसको क्या करेंगे? We visited an historic, an ancient historic castle होगा, या We visited a historic ancient castle होगा। We visited an ancient historic castle. अब हिस्ट्री क्या है? क्या उसकी नेशनैलिटी आ रही है ये? क्या आ रहा है? ये क्वालिटी आ रही है। We visited an ancient historic castle. That would be the right answer, okay? फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है She received a gold lovely necklace. She received a gold lovely necklace. क्या होगा? यहां पर क्या लिखेंगे?
she received a gold lovely necklace. She received a lovely gold necklace is the right answer. Okay? She received a lovely gold necklace. ठीक है, क्योंकि गोल्ड क्या है, मटेरियल है, और मटेरियल बिल्कुल एंड पर आ रहा था. ठीक है, लवली आपका ओपिनियन आ रहा है, उसकी क्वांटिटी आ रही है. ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है, they found an abandoned German old car. They found an abandoned German old car. तो आप इसका क्या आंसर देंगे? They found an old abandoned German car. They found an abandoned old German car होगा या old abandoned German car होगा? They found an old abandoned German car. Okay, old abandoned होगा या abandoned old होगा? They found an old abandoned German car. देखिए बोलने में तो an old abandoned ठीक लग रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया जो कि हमें ऊपर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग abandoned पहले आना चाहिए और old बाद में आना चाहिए. ठीक है, तो जो सिचुएशन है ना वो हमारे पास यहाँ पर एक आती होती है. अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना, इसमें थोड़ी सी ना इख्तलाफ राय मौजूद है, और जो इख्तलाफ राय है वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ. ये दूसरा एक पैटर्न है जिसके थ्रू आपको बताया जाता है, वो ये है, वो एक इस एक्रोनिम से लिखा जाता है, उसको हम कहते हैं USASCOMP. अब O is for opinion, S for size, A is for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material and P for purpose. ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें तो थोड़ा सा हमारे अंदर डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, जो ऊपर हमने चीज़ें देखी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं, दे फाउंड एन ओल्ड अबैंडन जर्मन कार, या फिर दे फाउंड एन ओल्ड अबैंडन जर्मन कार. ठीक है, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं. P for purpose, P for purpose. फिर से रिपीट कर देती हूँ. ओके, O is for opinion, S for size, A is for age, C is for color, sorry, S is for shape, C is for color, O is for origin, M is for material and P is for purpose. ठीक है, USASCOMP से आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हमारे हो गए सारे. इसके बाद हमारे पास है थिंग्स टू रिमेंबर while using degrees of adjectives. Here are some key points to keep in mind. The positive form is the base form of the adjective. ठीक है, जो positive form होती है वो क्या होती है? base form होती है. एक बच्चे ने लिख दिया है ना, USASCOMP, ये अनस ने लिखा है, आप इसको देख सकते हैं, ईमान फातिमा. ठीक है, अच्छा, तो पॉजिटिव फॉर्म जो होती है, जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, वो क्या होती है? इट इज़ यूज टू स्टेट अ क्वालिटी विदाउट मेकिंग अ कंपैरिजन. तो जब हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे पिछले क्लास के अंदर, जो ऊपर आपने देखा हुआ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, जहाँ पर भी हमने पॉजिटिव फॉर्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर कंपैरिजन कोई नहीं आता. ठीक है, उसमें आप कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं. आप क्या करते हैं? आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के बारे में कोई भी बात बता देते हैं, बस कह देते हैं. ओके, अच्छा, फिर क्या है? द कंपैरेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स और टू सेट्स ऑफ थिंग. लेकिन जब कंपैरेटिव फॉर्म यूज होती है तो दो से ज़्यादा चीज़, दो या दो ग्रुप्स की चीज़, दो चीज़ें या दो ग्रुप्स जो हैं वो क्या होती हैं, उनको आप कंपेयर कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, फिर इसमें क्या होता है? फॉर मोस्ट वन सिलेबल एडजेक्टिव्स यू ऐड ER टू द पॉजिटिव फॉर्म. ठीक है, यूजुअली जब आपके वन सिलेबल एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे हैप्पी है, बिग है या फास्ट है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? हैप्पियर, बिगर, फास्टर, इस तरीके से कर देते हैं. ठीक है, हम उसके आगे ER ऐड कर देते हैं. लेकिन जहाँ पर आपके पास बड़े एडजेक्टिव्स आ जाते हैं ना, तो उसके आगे आप लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? मोर लगा देते हैं. जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो मोर ब्यूटीफुल हो गया. ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, अच्छा, क्वेश्चन आ रहा है बच्चों का, दे फाउंड एन अबैंडन्ड ओल्ड जर्मन कार. जी बच्चे, ये दिस इज द राइट सेंटेंस. आप इसको ठीक कर लें. जिन बच्चों को पिछले सेंटेंस में कंफ्यूजन आ रही थी वो इसको ठीक कर लें. ओके, अच्छा, फिर हमारे पास जो आता है, फॉर वन सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन E यू ऐड ओनली R. ठीक है, वही अब बात हो रही है कि जहाँ पर आपके पास किस तरीके से वन सिलेबल एंड हो रहा होगा तो आपने ER ऐड करना है, और जहाँ पर आपका पास सिलेबल जो है वो E पे एंड हो रहा होगा ऑलरेडी, उसमें आप सिर्फ R ऐड कर देंगे. जैसे नाइस हो गया तो नाइसर हो जाएगा, सेफ हो गया तो सेफर हो जाएगा. ठीक है, अच्छा, फिर फॉर वन सिलेबल एडजेक्टिव्स विद अ सिंगल वोवल फॉलोड बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ER. और अगर आपके पास एक सिलेबल एडजेक्टिव आ रहा है जिसके अंदर सिंगल वॉल का इस्तेमाल हो रहा है और उसके एंड पर एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बिग है, थिन है,
तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो आपके पास एंड वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं। जैसे बिग है, बिगर हो गया, ठीक है, डबल जी लगा के ER लगा दिया, बिगर। थिन है, थिनर हो गया, ओके। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर 2 syllable adjectives ending in Y, change the Y to I and add ER। और जहाँ पे भी 2 syllable adjective आपके पास आ रहा है, जैसे उसके अंदर और एंड वो Y पर हो रहा है, तो उसके आगे आप IER लगाएंगे Y को हटा के। जैसे हैप्पी था उसको आपने हैप्पियर कर दिया, प्रीटी था प्रीटियर कर दिया, ठीक है। फॉर 2 syllable और लॉन्गर adjectives use more before the adjectives। जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा syllable वाले adjectives आ रहे होंगे तो आपने क्या करना है, आपने उस टाइम पर आपने more का वर्ड इस्तेमाल करना है। more beautiful, more interesting, ठीक है, आप इस तरीके से वर्ड इस्तेमाल करेंगे। आप उसको ब्यूटीफुलर या इंटरेस्टिंगर नहीं कह सकते, आप उसको क्या करेंगे, मोर इंटरेस्टिंग या फिर मोर ब्यूटीफुल करेंगे। अच्छा, अगर हम सुपरलेटिव की बात करें तो सुपरलेटिव फॉर्म इज यूज्ड टू कंपेयर 3 और मोर थिंग्स टू सेट और सेट्स ऑफ थिंग्स। अब 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों का कंपैरिजन आता है तब हम सुपरलेटिव इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव का भी वही रूल है जो हमने अभी उसमें देखा था, पिछले उसमें देखा था, किसमें, कंपैरेटिव में देखा था, कि जब भी आपके पास 1 syllable एडजेक्टिव आएगा तो आप उसके एंड पर EST लगा के उसको चेंज कर देंगे। जैसे हैप्पीएस्ट हो गया, बिगेस्ट हो गया, फास्टेस्ट हो गया, ठीक है। फिर जहाँ पर भी आपके पास 1 syllable आ रहा होगा एडजेक्टिव के एंड पर और E पे एंड हो रहा होगा तो आप उसके साथ खाली क्या करेंगे, ST लगाएंगे, EST अब नहीं लगाएंगे क्योंकि E ऑलरेडी वहाँ पर है। जैसे नाइस था, नाइसेस्ट कर दिया आपने, सेफ था, सेफेस्ट कर दिया, ओके। फिर क्या अगला रूल क्या है, अगर आपके पास फॉर 1 syllable adjectives with a single vowel followed by a single consonant, अगर एक ही वॉवल इस्तेमाल हो रहा है और एक ही कॉन्सोनेंट एंड पर आ रहा है, जैसे बिग था तो उसको आप क्या करेंगे, डबल करेंगे पहले कॉन्सोनेंट को, फिर उसके आगे EST लगा देंगे। जैसे बिग था, बिगेस्ट हो गया, थिन था, थिनेस्ट हो गया, सही है। अच्छा, फिर आपके पास जो 2 syllable एडजेक्टिव Y पे एंड हो रहे होंगे, जैसे हैप्पी है, प्रिटी है, तो उसके अंदर Y को हटा के आप IEST लिखेंगे, ओके। जैसे हैप्पीएस्ट है, प्रिटीएस्ट है। ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ जिन बच्चों ने मिस कर दिया था, क्योंकि पिछले क्वेश्चन पे आप लोग अभी तक लगे हुए थे। तो ये देखें कि जब आपके पास पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव 3 तरह की डिग्रीज आ रही हैं, अगर आपके पास एक नॉर्मल सा वर्ड आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल बिग को देख लेते हैं। अब इसके अंदर क्या है, आपके पास एक जो है वो क्या आ रहा है, आपके पास वॉवल आ रहा है और एंड आपके पास कॉन्सोनेंट पे हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, बिगर कर देंगे, डबल जी करेंगे जब भी आपके पास सिंगल वॉवल और सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, बिगर, और यहाँ पे बिगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह थिन है वो थिनेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई और वर्ड आ रहा है, जैसे फास्ट है, तो इसके आगे खाली आप फास्टर लगाएंगे, ER लगाएंगे, ठीक है। अब आपको डबल नहीं करना, ओके। और इस तरह आप यहां पे क्या कर देंगे, फास्टेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होता, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। सिलेबल का मतलब होता है साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नाम है ना मुतीबा, मुतीबा 3 सिलेबल्स हैं। जितने साउंड, जो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल के साथ साउंड हो रहा होता है ना, उसको हम सिलेबल कहते हैं, जैसे, ठीक है। सिलेबल समझ में आ गया आपको। अच्छा, फिर क्या है, अब जिस फॉर 1 syllable adjectives with single vowel followed by a single consonant, जहां पर आपके पास वही वाली बात होगी, ये बिग वाली, ठीक है। उसके आगे आप एंड पे क्या करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और फिर आगे आप EST लगा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा जहां पर Y आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास हैप्पी था, उसमें आप क्या करेंगे, पहले तो आप हैप्पियर कर देंगे, Y को हटा के IER करेंगे। उस तरह यहाँ पे आप क्या कर देंगे, हैप्पीएस्ट, IEST कर देंगे, ठीक है, Y को हटाकर। हैप्पियर और हैप्पीएस्ट, समझ आ गए, 3 रूल्स से जो चेंज हो रहे थे। एक वहाँ पर जहाँ पे सिंगल वॉवल आ रहा है और सिंगल कॉन्सोनेंट आ रहा है, उसमें आप क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और फिर ER लगाएंगे। फिर अगर सिंपल आ रहा है, फास्ट, जिसमें सिंगल सिलेबल है, कोई मसला नहीं है उसके अंदर, उसमें क्या होगा, ER लगा के उसमें कंपैरेटिव करेंगे, EST लगा के फास्टेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर Y पे एंड हो रहा है तो IER लगाकर आप करेंगे उसको कंपैरेटिव में, और IEST लगा के करेंगे आप उसको सुपरलेटिव के अंदर। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके अलावा जितने भी आपके पास इररेगुलर एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, उसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे बेस्ट है, जैसे बैड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास गुड है, इसको आप कहते हैं बेटर कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव में कहते हैं बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है।
इसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट होता है, ठीक है। ये इररेगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, सही है। सम एडजेक्टिव्स हैव इररेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, ठीक है। जिस तरह आपका गुड है, गुड बेटर बेस्ट है, बैड वर्स वर्स्ट है, आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डू नॉट यूज बोथ मोर एंड ER टुगेदर, ठीक है। अब आपने जहाँ पे मोर का इस्तेमाल करना है वहाँ पे आपने ER का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ब्यूटीफुल के बाद आप लिख रहे थे ना मोर ब्यूटीफुल, आपने मोर ब्यूटीफुलर नहीं लिखना, ठीक है। जहाँ पे आपने मोर का वर्ड इस्तेमाल कर लिया है वहाँ पे ER नहीं आएगा। सेम इज द केस विद मोस्ट, जहाँ मोस्ट का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे EST आप फिर यूज नहीं करेंगे, ओके। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम अपने एडजेक्टिव फ्रेज पर। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव विद इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव फ्रेज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव की तरह एक्ट करने का क्या मतलब है? एडजेक्टिव की तरह एक्ट करने का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव बात के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जितने भी वर्ड्स हैं वो ढेर सारे एडजेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। वो सारे वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव का ही मीनिंग देंगे, ओके। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव, ढेर सारे वर्ड्स हैं लेकिन मिलके सारे एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एडजेक्टिव फ्रेजेस typically consist of an adjective along with its modifier or qualifier. Usually आपके जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनके साथ मॉडिफायर या फिर क्वालिफायर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। एन लगा हुआ होगा, द लगा हुआ होगा, ठीक है। कोई भी उस चीज़ को उसको क्वालिफाई कर रहा होगा, ठीक है। उसकी क्वालिटी के बारे में उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, एडजेक्टिव को ही मॉडिफाई कर रहा होगा। दे हेल्प टू डिस्क्राइब एंड मॉडिफाई नाउन्स और प्रोनाउंस एडिंग डिटेल्स एंड स्पेसिफिसिटी टू दी सेंटेंस। तो वो एक सेंटेंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं? नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है। द कैट विद द लॉन्ग स्लीक फर इज सिटिंग ऑन द विंडो सिल। अब क्या है? द लॉन्ग स्लीक फर, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। अब एडजेक्टिव फ्रेज होता क्या है कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? द लॉन्ग स्लीक फर, ठीक है। ये सारी की सारी किस चीज़ के बारे में है? ये कैट के बारे में आपको एडजेक्टिव दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी बातें किस चीज़ के बारे में की जा रही हैं? कैट के बारे में की जा रही हैं, ठीक है। उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये एडजेक्टिव्स होंगे, ठीक है। एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, शी बॉट अ ड्रेस इन शेड्स ऑफ ब्लू फॉर द स्पेशल ओकेजन। अब यहाँ पे देखिए इन शेड्स ऑफ ब्लू, प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना हमारा, जो कि एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह ही एक्ट कर रहा है। जब ढेर सारे वर्ड्स मिलके एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगे तो वो एडजेक्टिव फ्रेज ही होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है? इन शेड्स ऑफ ब्लू। अब ये क्या कर रहे हैं? ये ड्रेस को मॉडिफाई कर रहे हैं, ड्रेस के बारे में बता रहे हैं। द ओल्ड ओक ट्री बाय द रिवर इज अ फेवरेट स्पॉट फॉर पिकनिक। बाय द रिवर, अब ये क्या है? ये किसके बारे में बता रहे हैं? द ओल्ड ओक ट्री, उसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। दे विजिटेड अ म्यूजियम विद फैसिनेटिंग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। अब ये भी क्या है? विद फैसिनेटिंग एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, ये भी आपको क्या बता रहा है? ये भी म्यूजियम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जो भी वर्ड्स मिल के आपको किसी भी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे वो आपके पास एडजेक्टिव्स होंगे। A house with a red door caught their attention. With a red door यहाँ पर क्या है? ये हमारे पास बेसिकली हमारा एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, हाउस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आई होप एडजेक्टिव फ्रेज सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। वो फ्रेज या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मिलके एडजेक्टिव की तरह एक्ट करेंगे एक सेंटेंस के अंदर, वो क्या होगा? वो आपके पास एडजेक्टिव फ्रेज होगा। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा, अब यूजेस ऑफ एडजेक्टिव फ्रेज क्या क्या है? डिटेल्स ऐड करने के लिए, इमेजरी क्रिएट करने के लिए, मेंटल इमेज क्रिएट करने के लिए, किसी भी इमेज को, किसी भी मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, या फिर किसी भी क्वालिटी को एम्फेसाइज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू डू दिस एक्सरसाइज विद मी। अच्छा, आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब हर सेंटेंस आपके पास यहाँ पे मौजूद है। साइम, मुझे पता है बच्चा टाइम इज ओवर, अब थोड़ा सा टाइम अभी हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर लें क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर लिया है। इसको अगली क्लास तक लिंगर ऑन करने का कोई मकसद नहीं है, ओके। तो हम इस एक्टिविटी को खत्म करके ही क्लास को एंड करेंगे। अच्छा, तो आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल रीड द सेंटेंस वन बाय वन एंड आई वांट एवरीबडी टू फाइंड आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस, ओके। अच्छा,
The house on top of the hill has a stunning view of the city. Hurry up everybody. On top of the hill, very good. On top of the hill क्या है हमारे पास? यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? हाउस को. नेक्स्ट क्या है? इन द बस्लिंग सिटी सेंटर वी फाउंड अ चार्मिंग लिटिल कैफे. ओके बच्चे, हम 1 मिनट में इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे अगर आप मेरे साथ कोऑपरेट करें क्लास के अंदर. इन द बस्लिंग सिटी सेंटर वी फाउंड अ चार्मिंग लिटिल कैफे. तो अ चार्मिंग लिटिल क्या है हमारे पास? ये भी एक एडजेक्टिव फ्रेज है. इसके अलावा हमारे पास क्या है? इन द बस्लिंग, ठीक है, सिटी सेंटर. ओके, शी वोर अ ड्रेस विद स्पार्कल्स एंड सीक्वेंस फॉर द स्पेशल ओकेजन. तो यहां पर क्या होगा? विद स्पार्कल्स एंड सीक्वेंस जो है हमारे पास ये राइट आंसर होगा. द डिटेक्टिव एग्जामिन्ड द मिस्टीरियस केस विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास. यहां पर क्या आंसर होगा? विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज द राइट आंसर. ठीक है, फिर हमारे पास है अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक किड्स प्लेड इन द स्पेशियस sunlit park. In the spacious sunlit is the basically हमारे पास क्या है? Adjective phrase है. The old creaky door in the haunted mansion gave everyone a fright. The old creaky हमारे पास एक adjective phrase होगा. Door अगर आ गया तो वो noun phrase बन जाएगा. ठीक है, फिर in the haunted mansion. इन द हॉन्टेड मैंशन क्या है आपके पास? ये ठीक होगा. किस बच्चे ने कहा फिफ्थ वाला समझ में नहीं आया? इन द स्पेशियस सनलिट पार्क. अब अ ग्रुप ऑफ एनर्जेटिक किड्स प्लेड इन द स्पेशियस सनलिट पार्क. अब इसके अंदर क्या है? इन द स्पेशियस. ठीक है, तो वो क्या है बेसिकली आपको बता रहे हैं. किस चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं? ठीक है, पार्क को मॉडिफाई कर रहे हैं. ठीक है, प्लेस को मॉडिफाई कर रहे हैं. अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड एन एक्सपेरिमेंट विद ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स. विद ग्राउंड ब्रेकिंग क्या है आपके पास? बेसिकली आपका एडजेक्टिव क्लॉज है. द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील विद फ्रेश लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट. विद लोकली सोर्स्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे? बेसिकली आपका ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज. द डॉग विद द वेगिंग टेल eagerly greeted its owner at the door. With the wagging tail would be the adjective phrase. The student with the brilliant idea received praise from the teacher. The last one. The student with the brilliant idea received praise from the teacher. With the brilliant idea. Yes. Very good, all of you. I hope यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी. Okay, ठीक है, सब बच्चों का आंसर यहाँ तक ठीक है. तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम रही हो जो आप लोगों को समझ में ना आई हो, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ओके ओके, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. ठीक है बच्चों, यही थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने जो चीज़ें बुक में सी थी वो डिस्कस कर ली. अब नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे. ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी.